नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रीत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमारी जो कक्षा 11 की बुक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, इसकी हमने रिवीजन क्लासेस शुरू की थी। कुछ वजह से माफ़ी चाहता हूं, बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हुई है, लेकिन अब जो है आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 4, इससे पहले 3 क्लास अपलोड की है। आपने नहीं देखी तो आप आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 11 की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास 4। देखिए, आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में, यानी जो अंग्रेजों का काल था, उसमें कृषि पर क्या प्रभाव रहा। देखो, ब्रिटिश काल में कृषि का इतिहास कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास है। यानी जो अंग्रेजों टाइम थे, वो कृषि का जो हिस्ट्री है वो क्या, किसानों की लगातार गरीबी का इतिहास है। ये कृषकों की कर्ज के दुष्चक्र का इतिहास है, यानी किसानों के ऊपर किस प्रकार कर्जे का दुष्चक्र यानी बुरा चक्कर चला था, उसका इतिहास है। ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों के पतन के कारण, यानी ब्रिटिश काल में जो भारतीय परंपरागत यानी प्राचीन उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो चुके थे। और कृषिगत भूमि पर, यानी जो किसानों की भूमि थी, उस पर जनसंख्या का भार बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खेतों का आकार तो हो गया छोटा, तथा कृषि एक लाभप्रद रोजगार नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर भार ज़्यादा पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियमित राजस्व वसूली के लिए नई भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, अपनी जो नियमित राजस्व यानी डेली जो राजस्व जो टैक्स वसूलते थे, उसके लिए उन्होंने नई भू राजस्व व्यवस्था यानी भूमि के लिए जो राजस्व व्यवस्थाएं, उनको लागू किया। सन 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवाने मिलते ही भू राजस्व वसूलने के लिए स्वयं के लाभ के लिए एक नया ढांचा खड़ा करना था। यानी उन्होंने मतलब भू राजस्व वसूलने के स्वयं के लाभ के लिए उन्हें एक नया ढांचा खड़ा करना था। साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, यानी साम्राज्य के विस्तार के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। इसलिए सर्वप्रथम बंगाल में लगान में वृद्धि की, यानी सबसे पहले टैक्स कहाँ बढ़ाया गया, बंगाल में। इससे भी नाक काफ़ी मानते हुए, यानी इसको भी ज़्यादा न मानते हुए, भारतीय कृषि को पूंजीवादी व्यवस्था के अनुरूप डालने का प्रयास में नए नए उपाय खोजे गए। यानी ये ऐसा सोचा गया कि ये जो कृषि है, इसको पूंजीवादी व्यवस्था में डाला जाए, जैसे अंग्रेज जो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यानी धन कमाया जा सके। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स के समय लगान वसूल करने संबंधी कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, जैसे भारत में भूस्वामी यानी भूमि का स्वामी किसे माना जाए, राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी कौन हो, यानी कौन हो जो राजस्व चुका सके, और उपज में सरकार का भाग कितना हो। वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि भूमि क्या है, राजा की है, यानी जो राजा था उसकी है, और लगान इकट्ठा करने वाला मात्र कंपनी के एजेंट है, अर्थात कोई अधिक बोली लगाने वाला भी लगान वसूल करने का अधिकार हो सकता था। यानी भूमि तो किसकी थी, राजा की, और लगान कौन इकट्ठा करता था, कंपनी के एजेंट। अगर कोई ज़्यादा बोली लगाता है तो वो भी लगान वसूल का अधिकारी हो सकता है। इस व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारों को जन्म दिया। अनुपस्थित मतलब जैसे क्लास में कोई अनुपस्थित होता है ना, मतलब जो दिखाई ने जो आया नहीं, उसी प्रकार अनुपस्थित जमींदारों को, यानी जो उपस्थित नहीं थे, छुपे हुए जमींदारों को जन्म दिया। इससे पुराने जो जमींदार परिवार थे वो नष्ट हो गए, तथा उनके और खेती करने वाले जो परंपरागत भावनात्मक संबंध है वो भी समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर प्रतिकूल यानी उल्टा असर पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद ब्रिटिश शासनकाल में जो है अपनी राजस्व यानी अपना जो राजस्व था उसकी बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया। यानी 3 बड़ी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू हुई थी। इसमें सबसे हम तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहली थी स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था। यानी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इस भू राजस्व व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। कहाँ लागू हुई थी, तो ये भू राजस्व व्यवस्था आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। यानी इस व्यवस्था में किसको भूमि का स्वामी माना गया, जमींदार को। वह भूमि को बेच सकता था, यानी जो भूमि थी उसको बेच सकता था, अथवा दान दे सकता था, यानी किसी को दान दे सकता था। तथा राज्य को भूमि कर देने के लिए केवल जमींदार ही उत्तरदायी था। यानी अगर राज्य को भूमि का कर देना है तो कौन देगा, केवल जमींदार। उसके कर न देने पर उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया, यानी कि भाई टैक्स अब निश्चित रूप हो गया। ठीक है, जिसकी वसूली कंपनी जमींदार से करती कि भाई जमींदार को कहती कि भाई आप टैक्स दो। इस कारण इस व्यवस्था को स्थायी जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत की 19% भाग पर लागू थी। यानी जो ब्रिटिश भारत था उसमें का 19% पर लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारी का जो हिस्सा था वो भू राजस्व का 11%, यानी जो भू राजस्व था उसका 11%, और कंपनी जो उसका क्या था 89%। यानी राजस्व व्यवस्था का 11%,
यानी जमींदार को 11% मिलता था और कंपनी को 89%। प्रारंभिक वर्षों में इतनी ऊंची राजस्व मांग के कारण 1/3 से अधिक जमींदार बेदखल हो गए, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची राजस्व मांग रहे थे। इसे 1/3 जो जमींदार है वो बेदखल हो गए, किंतु कालांतर में अनेक तत्वों के कारण ये स्थितियां जमींदार के पक्ष, यानी बाद में जो है अनेक सारे कारणों से ये स्थितियां क्या होगी, जमींदारों के पक्ष में हो गई। इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि सरकार की मांग स्थिर रही, यानी इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि जो सरकार की मांग थी वो स्थिर हो गई, जबकि जमींदार किसानों से, जो जमींदार थे वो किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलता था। और यदि भू राजस्व का भुगतान, जो भू राजस्व इसका भुगतान किसान या जो काश्तकार नहीं करता था, तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसकी ज़मीन से बेदखल, यानी उसी की ज़मीन से उसको निकाल दिया जाता था। ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी पद्धति। ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि कर की एक इकाई जो है कृषक की खेती को नहीं मानकर गांव, ग्राम अथवा महल को माना गया। यानी यहाँ पहले क्या था, जमींदार को माना गया, लेकिन इसमें क्या गया, गांव को जो है भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था में भूमि जो है सामूहिक रूप से ग्राम सभा की होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहा जाता था। यानी ये जहाँ पर जो भूमि थी वो कहती ग्राम सभा की, जिसे क्या कहा जाता था, भागीदारों का समूह। ये लोग सामूहिक रूप से यानी मिलजुल कर भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यदि कोई व्यक्ति भूमि छोड़ भी देता था तो ग्राम सभा इस भूमि को संभालती थी। ये भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई अवध यानी यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हुई थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में कर की वास्तविक दर के स्थान पर संभावित दर पर जो है कर लिया जाने लगा, जिससे किसानों की हालत और खराब होगी। और इस कारण इस क्षेत्र के लोगों ने 18 क्रांति में सबसे अधिक भाग लिया था। तीसरी व्यवस्था जो थी वो थी रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत का जो 51% भाग था ना, वहाँ पर लागू हुई। इस भू राजस्व व्यवस्था में क्या था, रैयत यानी किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया। यानी पहले में माना गया जमींदार को, दूसरी माना गया गांव को, और इसमें कहा कि किसान ही भूमि का स्वामी है। किसान राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। वह अपनी भूमि को बेच सकता था, गिरवी रखने का अधिकारी भी था। वे अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं हो सकता था जब तक वह भूमि कर देता रहे, यानी जब तक वह कर देता रहे तब तक वह वंचित नहीं था। इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को मुंबई में गोल्ड स्मिथ, कैप्टन डेविडसन, कैप्टन विगनेट के भू सर्वेक्षण के बाद भी लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अत्यधिक भूमि कर व उसकी अनिश्चितता मुख्य समस्या थी, जिसके कारण किसान जो है दिनों दिन साहूकार, जो मतलब उस समय ब्याज देते थे, उन साहूकारों के जंगल में फंसता गया। इसके परिणाम स्वरूप 1875 में दक्कन में कृषकों का विद्रोह होता है। तो ये थी भू राजस्व की व्यवस्थाएं, और ये आज हमारी क्लास थी। और इस क्लास के लास्ट में आज आपको एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। आपको बताना है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक कौन था। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन था। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन था। इस वीडियो की लास्ट तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा, कमेंट में करके जरूर बताना। तो यह था आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।